हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है राज्यसभा एंड लोकसभा। लास्ट हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ SC/ST कोटा एक्सटेंशन के बिल के बारे में भी थोड़ा डिटेल में किया था। और आज हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो राज्यसभा है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। और जो लोकसभा है उसका नॉर्मल टर्म होता है 5 इयर्स का, बट उससे पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको डिसॉल्व कर सकता है। और लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट ड्यूरिंग एमरजेंसी। और कैसे होता है? बाय एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। लोकसभा का नॉर्मल टर्म एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट में पहले एक्ट पास होता है और ये जो एक्सटेंशन होती है ये एक बार 1 साल के लिए ही होती है। मतलब कि पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होएगा उससे जो लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा, बट उसके बाद अगर फिर से एक्सटेंड करना है तो फिर से पार्लियामेंट में एक्ट पास होएगा और फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। और ये एक्सटेंशन जब इमरजेंसी सीज होती है, मतलब कि इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद विदिन 6 मंथ फ्रेश इलेक्शन होते हैं। और जो लोकसभा का नॉर्मल टर्म है वो 1 साल में 2 बार बढ़ा था 1976 में। यह है एक एग्जाम्पल लोकसभा के नॉर्मल टर्म को एक्सटेंड करने की। ठीक है, 1976 में लोकसभा का नॉर्मल टर्म 2 बार बढ़ा था 1-1 साल के लिए। और लोकसभा 8 बार डिसॉल्व हो चुकी है अब तक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। कब कब हुई थी? 1970 में हुई थी, 1977 में, 1979 में, 84 में, 1989 में, 91 में, 97 में एंड 1999 में। और जो फर्स्ट लोकसभा का टेन्योर था वो था 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957। और राज्यसभा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। और पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि पार्लियामेंट के 1 साल में कम से कम 2 सेशन होगे ही होगे। और 2 सेशन के बीच का जो गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और जो सेशन है, अब सेशन क्या होता है? सेशन इज ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग हुई है और उसके बाद जब पार्लियामेंट प्रोरोगेट होगी, ठीक है, उसके बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं सेशन। मतलब कि जो पार्लियामेंट का सपोज जो फर्स्ट सेशन हुआ है वो जनवरी से लेकर मार्च तक हुआ है, फर्स्ट सेशन। और उसके बाद मार्च के बाद फिर दोबारा जो सेकंड सेशन चला है वो चला है सपोज जून को JU लिख लेते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट सेशन चला था वो चला था जनवरी से लेकर मार्च तक। सेकंड चला जून से लेकर आगे कोई भी डेट ले लो अक्टूबर तक। तो ये जो मार्च से लेकर जून तक का टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं रिसेस। द टाइम पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन। ये वाला एक सेशन हो गया और ये हो गया सेकंड सेशन हो गया। मतलब कि फर्स्ट सेशन का खत्म होना और दूसरे सेशन की रीअसेंबली, इसके बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं रिसेस। विद इन अ सेशन देयर आर नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स। अब जो एक सेशन चल रहा है उसके बीच में बहुत सारी डेली सिटिंग्स होती है और डेली सिटिंग्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? बाय adjournment which postpone the further consideration of a business for a specified time। adjournment से क्या होता है? सपोज किसी मैटर पे डिस्कशन चल रही है और बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर और आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो पहले वाला मैटर चल रहा है उसको थोड़ा एडजर्न कर दिया जाएगा फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, लाइक कुछ घंटों के लिए या कुछ डेज के लिए। और जो इंपॉर्टेंट मैटर आया है उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगी, तो पुराना मैटर खत्म नहीं होएगा, उसको कुछ टाइम के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट, द सिटिंग ऑफ ए हाउस कैन बी टर्मिनेटेड बाय डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट। अब जो हाउस की सिटिंग होती है उसको कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है? उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो डिसॉल्व हो गया, हाउस डिसॉल्व ही हो गया, ठीक है, तो उस केस में सिटिंग टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड, प्रोरोगेट कर दिया, ठीक है। थर्ड होता है एडजर्नमेंट। अब ये तीनों टर्म्स क्या है उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वाइल द पावर्स ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन आर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट। और जो डिसॉल्व और प्रोरोगेशन करने की पावर होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। द पावर टू adjourn द डेली सिटिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बिलोंग्स टू स्पीकर एंड चेयरमैन।
अब हमने पढ़ा है डिसॉल्व और प्रोरोगेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, तब वो हाउस को डिसॉल्व भी कर सकता है और प्रोरोगेट भी कर सकता है। बट जो अडजर्न करने की पावर होती है वो लोकसभा में स्पीकर के पास होती है और राज्यसभा में चेयरमैन के पास होती है। अ डेसोल्यूशन ब्रिंग्स लोकसभा टू एन एंड। अब जब डिसॉल्व हो गया हाउस, मतलब कि लोकसभा ही खत्म हो गई, ठीक है। जब हाउस डिसॉल्व होएगा तो लोकसभा खत्म हो जाएगी और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होंगे। जबकि जो प्रोरोगेशन होता है उसमें सेशन को टर्मिनेट किया जाता है, राइट। तो लोकसभा में जब लोकसभा डिसॉल्व होगा तो फ्रेश इलेक्शन होएगी, जब प्रोरोगेशन होगी तो सेशन टर्मिनेट हो जाएगा। और एडजर्नमेंट में सेशन टर्मिनेट नहीं होता, उसमें जो पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दे पे बातचीत चल रही है मैटर पे, तो उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो अब तीनों में क्या डिफरेंस है, रेजोल्यूशन में लोकसभा खत्म हो गई, प्रोरोगेशन में सेशन टर्मिनेट हो गया मतलब सेशन खत्म हो गया, और एडजर्नमेंट में जिस भी मैटर पे बात हो रही है उस मैटर को कुछ टाइम के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ आवर्स के लिए, कुछ डेज के लिए या कुछ वीक्स के लिए हम मैटर को अडजर्न कर देंगे फर्दर, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो उसमें बोल देते हैं ना कि सेशन अडजर्न टिल डेट, कोई भी डेट बता देते हैं, फलानी डेट या फलाना डे या फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज। तो ऐसे अडजर्नमेंट में पोस्टपोन किया जाता है। ऑन रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑल मैटर्स पेंडिंग बिफोर द हाउस लैप्स। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो भी मैटर्स पेंडिंग होते हैं वो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं। लैप्स मीन्स खत्म हो जाते हैं। इफ दीज मैटर्स हैव टू बी परस्यूड, अगर ये मैटर परस्यू हो रहे हैं, देन दे मस्ट बी री इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट हाउस। जब फ्रेश इलेक्शन होने के बाद नया सेशन बैठेगा तो उसमें उन मैटर्स को फिर से री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो मैटर पहले परस्यू हो चुके हैं। बट अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट येट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन रेजोल्यूशन। कोई भी ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा लोकसभा डिसॉल्व होने में, क्योंकि लोकसभा पे तो उस पर कोई डिस्कशन हो ही नहीं है ना। कोई भी बिल है राज्यसभा में, सपोज वो इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा में अभी पेंडिंग है, उसी में मतलब उसकी डिस्कशन चल रही है, तो लोकसभा अगर इन बिटवीन डिसॉल्व हो गई तो उस बिल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब नई लोकसभा बैठेगी, नया सेशन बैठेगा, तो उसमें वो बिल लोकसभा के पास आ जाएगा। अ रेजोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस if the president has notified his intention to hold a joint sitting before the resolution। ज्वाइंट सिटिंग पे रेजोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर प्रेसिडेंट पहले ये नोटिफाई कर देता है कि रेजोल्यूशन से पहले ज्वाइंट सिटिंग होगी। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है और आर्टिकल 108 क्लॉज 5 में ज्वाइंट सिटिंग बिफोर द रेजोल्यूशन वाला प्रोविजन आता है। अडजर्नमेंट हैज नो सच इफेक्ट ऑन पेंडिंग बिजनेस। अगर कोई बिजनेस हाउस में पेंडिंग है तो उसका अडजर्नमेंट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। मतलब कि कोई बिजनेस, कोई भी मैटर ऐसा है वो अभी पेंडिंग है तो अडजर्नमेंट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए। फर्स्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज 25 ईयर्स चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स की एज चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो प्रिस्क्राइब बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है बाय लॉ, आर्टिकल 84 में मेंशन है। अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड। अब ये तो थी क्वालिफिकेशंस, अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती है। अगर कोई पर्सन मेंबर बन गया तो कौन से बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया और साथ ही साथ उसके पास कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कहीं पे भी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो काम कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट के अंडर काम कर रहा है, तो उस केस में वो एमपी बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड आता है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का पर्सन है और वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो वो एमपी नहीं बन सकता। थर्ड आता है ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। और कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो एमपी बन गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बाद में, जब पता चलेगा कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। या किसी पर्सन ने वॉलंटरली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले रखी है तो वो भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन सकता।
ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी भी लॉ बना के। आर्टिकल 102 में मेंशन है। इन ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। इन केस कोई डिस्प्यूट आ रहा है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, तो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट पहले इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करेगा और जो भी अपना ओपिनियन देगा उसके बाद वो उसका फाइनल ओपिनियन होगा रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। रेफरेंस आर्टिकल है 103। द हाउस कैन बी डिक्लेयर्ड अ सीट वेकेंट इफ द मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। सपोज कोई मेंबर पार्लियामेंट का 60 डेज तक हाउस में एब्सेंट रहता है विदाउट द परमिशन ऑफ दैट हाउस, तो उस पर्सन की सीट वेकेंट मान ली जाएगी उस हाउस में। मतलब कि कोई पर्सन 60 डेज तक विदाउट परमिशन एब्सेंट नहीं रह सकता हाउस में। सो दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट हम करेंगे स्पीकर एंड चेयरमैन के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।